गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ कि जब ये पारिस्थितिकी तंत्र है इसका मनुष्य पर क्या इम्पैक्ट रहता है। शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए जानना, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इम्पैक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम, मनुष्य का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या है? मनुष्य का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। ओके, तो पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे आपने पढ़ा है अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है, स्वचालित प्रक्रिया है, जिससे मनुष्य तो क्या किसी भी प्राणी का जो कोई इसमें मतलब यूं तो है कि भाई इनका हाथ तो है, लेकिन जैसे ये हो कि भाई ये चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एक भी प्राणी की भूमिका इसमें अगर डगमगाती है, गड़बड़ाती है, तो ये जो जटिल जटिल प्रक्रिया है, लेकिन कैसी है, संवेदनशील है, ठीक है। तो संवेदनशील जो तंत्र है इसमें क्या आ जाती है, बाधा आ जाती है, ठीक है। और जिसके जो दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम है वो सभी को भुगतने पड़ते हैं, ठीक है, सभी को भुगतने पड़ते हैं। ये जो जैवमंडल है जिसमें हम सब रहते हैं, इसमें असंख्य जीव क्या होते हैं, असंख्य जीवों में से एक होते हुए भी अपनी बुद्धि, विज्ञान और तकनीकी विकास के सहारे जो मनुष्य है वो क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, बुद्धिजीवी है। और इसी जो ये पारिस्थितिकी तंत्र है इसका अधिक से अधिक प्रभावित करने की क्षमता को किसके पास है, मनुष्य के पास है, ठीक है। मनुष्य क्या कर सकता है, जैसे जानवरों की सिलेक्टिव शिकार से उसकी श्रृंखला क्या हो गई, भंग हो गई। जैसे पहले उसने क्या करता था, जैसे वो किसी भी पर्पज से करता हो, है ना, जैसे हाथी दांत मतलब बेचने के लिए हाथियों का शिकार किया, शेर की खाल बेचने के लिए शेर का शिकार किया। तो इससे क्या हुई, हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो भंग हुई, और जिसमें वो जानवर जैसे शेर था, हाथी है, ये सब क्या है, ये उसकी प्रतिभागी थे, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला अगर भंग होती है तो उस पर जो फूड वेब, अगर जो फूड चेन अगर में कोई विभंग आता है तो फूड वेब मतलब खाद्य जाल, जैसे छोटी छोटी कई श्रृंखलाएं मिलकर क्या बना लेती है, एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। तो इससे बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती है, बाधित होती है, ठीक है। मनुष्य ने ये सब क्यों किया, क्योंकि अपने आर्थिक लाभ के लिए और उपयोग के लिए पौधे और पशुओं को क्या बनाया, पालतू बनाया। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक जो चयन है इसका स्थान किसने ले लिया, मानव ने ले लिया, ठीक है। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करने लगा, सिलेक्शन करने लगा, ठीक है। जैसे हमारी फसलें और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, इन सब जैसे पालतू पशु पक्षी है, ये सब क्या है, पर्यावरण नियंत्रण का परिणाम है। मतलब इनको मनुष्य ने क्या कर लिया, अपने अंडर कर लिया, ठीक है। इसमें मानव ने पौधों और जो प्राणियों की आनुवंशिकी है, जो जेनेटिक्स है, इसमें क्या कर दी, चेंज कर दिए, ठीक है। और इनसे क्या हुई, जो नई वांछनीय विशेषताएं थी वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जा सके, ऐसा उसने इसलिए किया। कई बार मनुष्य जो है वो जानबूझकर और आकस्मिक ढंग से, मतलब आकस्मिक ढंग कह सकते हैं आप, अचानक से, ठीक है, अनेक जो पौधे होते हैं और जो प्राणी होते हैं उनको उनके मूल स्थान से हटाकर क्या कर सकते हैं, नए क्षेत्रों में बसा देते हैं। तो जब वो दूसरे वातावरण में जब जाते हैं तो वो उनके लिए कैसा होता है, पराया होता है। और कई बार ये जो पौधे और प्राणी होते हैं इनको उस वातावरण में क्या करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और कई बार नहीं भी करना पड़ता, क्यों, क्योंकि वो सरवाइव नहीं करते, वो मनुष्य के ऊपर पूरी तरह से क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो मनुष्य जैसा करेगा वो वैसा करेंगे, तो उनको प्रतिस्पर्धा का सामना ही नहीं करना वहां पे, ठीक है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनकी संख्या अन्य जीवों से अधिक हो जाती है और वे पारिस्थितिकी तंत्र को
भंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल भी बताया था, जैसे गायों को मनुष्य ने क्या किया, पालना शुरू कर दिया, ठीक है, उनमें जेनेटिक चेंज कर दिए, ठीक है। जेनेटिक चेंज मतलब दवाई वगैरह सभी, वो उनकी प्रजनन दर या उनको वो मतलब कहते हैं ना गर्भाधान वगैरह करवा सकता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो हमारी नेचुरल जो थी उसमें क्या हुआ, इम्बैलेंस हुआ। और गायों की वो रक्षा करता है, तो शेर को खाने के लिए गाय नहीं मिली और शेर क्या हुआ, भूखा मर गया और गायों की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। इसको मैं एक चीज, जैसे इससे क्या हुआ, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी हुआ, ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन बढ़ा और क्या हुआ, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ा और क्या बढ़ गया, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया। एग्जाम्पल देती हूँ कुछ, कि जैसे अब मनुष्य क्या करता है, उर्वरक का यूज करता है, कीटनाशक, खरपतवार, इन सब का यूज करता है। और अन्य जो रसायन है उसमें खेती के जो बढ़ते प्रयोग है, उससे क्या होती है, मृदा की जो गुणवत्ता है, जो नेचुरलिटी है, वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। और इससे भविष्य में जो भूमि है वो कृषि के अयोग्य भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा वो क्या करता है, फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए क्या करता है, जहरीले रसायन यूज करता है। और इसके माध्यम से मनुष्य के शरीर में भी वो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे घास है, घास को बकरी खा रही है, बकरी खा रही है, और मनुष्य तो घास को भी खा रहा है और बकरी को भी खा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, मिट्टी से ये रसायन लेती है, लिख सकते हैं आप, मिट्टी से किसने रसायन लिए, घास ने लिए। बकरी ने किसको खाया, घास ने खाया, तो ये भोजन से रसायन प्राप्त कर लेती है। और मनुष्य दूध से और मांस से और इससे रसायन प्राप्त कर लेता है, तो मनुष्य में तो सबसे ज्यादा आ गए, ठीक है। तीसरी बात कि मृदा और जल है उसमें जो उपस्थित जहरीले रसायन है, वो जो ट्रोफिक लेवल है, जो पोषण तल है, उसके प्रत्येक उच्च स्तर पर अधिक क्या होते जाते जाते। जैसे मनुष्य क्या है, उच्च स्तर पर आ गया, लेकिन क्या था, घास को बकरी ने खाया तो बकरी में भी गया, फिर मनुष्य में बकरी से तो गया ही गया, इसके थ्रू भी गया, तो उच्चतर प्राणी पर क्या आ जाता है, सबसे ज्यादा इसका सांद्रण होता है, ठीक है। सांख्यिकी के जो उच्चतम शिखर है उस पर ऐसे प्राणी सबसे ज्यादा और घातक रसायन इकट्ठे होते हैं, ठीक है। जैसे मच्छरमार दवा है, डीडीटी है, इनकी सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है। एग्जाम्पल देखिए, पानी, ठीक है, पानी से शैवाल या प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है, मछली, और मछली को कौन खा गया, पक्षी, ठीक है। अब देखिए 0.02 ppm, ये है घातक रसायन, ये किसमें है, पानी में, ठीक है। इतना ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब इतने पार्ट्स है इतने में, ठीक है। फिर इसमें कितने आ गए, 5 ppm, वही घातक रसायन। इसमें कितने आ गए, मछली में 240 ppm, देखो कैसे बढ़ता जा रहा है ये इसको, ठीक है। और इसमें कितने आ गए, 1600 ppm। समझ में आ रहा है कैसे बढ़ गए। खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें सबकी भूमिका मेन होती है, सबकी भूमिका, घास की भी उतनी भूमिका है, हिरण की भी उतनी ही भूमिका है, और शेर की भी उतनी ही भूमिका है, ठीक है। यदि मान लो सारे शेर हटा दिए, ठीक है, शेर हटा दिए, तो जंगल में क्या होगा, शाकाहारी जीवों को खाने वाला कोई नहीं मिलेगा, जानवर नहीं रहेंगे। भाई शेर नहीं रहा, शेर क्या खाता है, शाकाहारी जीवों को खाता है, तो ये रहेगा नहीं। तो हिरण, ये जो है हिरण, इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि जो ये घास है इस पर अतिचारण बढ़ जाएगा, ओवर ग्रेजिंग बढ़ जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा, ये इसका तो शिकार खत्म हो जाएगा, और घास और हरे पौधों को खाने के बाद ये तो इसकी संख्या बढ़ गई, तो ये क्या करेगा, इस अतिचारण बढ़ेगा, अतिचारण बढ़ेगा तो वहां पर कैसी स्थिति आएगी, मरुस्थलीय वाली स्थिति आएगी, ठीक है। यदि सारे हिरण हटा दिए जाए, ठीक है, घास है और शेर है, लेकिन हिरण हटा दिए, तो शेर क्या होंगे, शेर तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए वही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, गांव में घुसेंगे,
पालतू पशुओं को और मनुष्य को शिकार करेंगे, इनको खाएंगे। ठीक है। और यदि मान लो पौधे हटा दिए जाएं, ये बच गए, तो क्या हो गए, हिरण खत्म हो जाएंगे। हिरण कौन खाएगा? तो अगर पौधे खत्म हो जाएंगे तो सारे ही उपभोक्ता खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शाकाहारी जो इसको खाते हैं वो नहीं बचेगा, मनुष्य वैसे ही नहीं बचेगा, क्योंकि मनुष्य तो सर्वाहारी है, वो तो घास भी खाता है। ठीक है। और जो हरे पौधे और घास अगर मूल आधार है, ये तो अगर यही खत्म हो गए तो जो पर्यावरण है, वो मानते हैं कि जो अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है, इसमें अगर शेरों को पकड़कर उनका सफाया न किया होता तो आज जो ये सहारा मरुस्थल है, ये एक मरुस्थल नहीं होता। ठीक है। क्या ये एक मरुस्थल नहीं होता? ठीक है। अब देखिए, मछली और पक्षी का आहार करने वाले प्राणी या मनुष्य के पेट में रसायन की कितनी मात्रा बढ़ जाएगी इससे? क्योंकि मछली भी खाता है मनुष्य तो, और पक्षी भी खाता है। जब मछली में इतनी बढ़ रही है तो मनुष्य में तो कितनी बढ़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्या वो हो सकता है पर्यावरण पर प्रदूषण? जी, तकनीकी विकास जो है, इसने शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की क्या की है, नई योजनाएं शुरू कर दी है। इससे कृषि उपज में वृद्धि हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। लेकिन इससे मृदा में जो खारापन है, जो सैलिनिटी है, उसकी मात्रा भी तो बढ़ गई है। और इससे क्या होते हैं, जो वाटर बोर्न डिसीजेज होती है, जो जलवाहित रोग में क्या हुई है, बढ़ोतरी। आपने एक वर्ड सुना होगा, फ्लोराइड ही होता है शायद। घुटनों में दर्द हो जाता है पानी पीने से, वो कहते हैं कि हमारे गांव का पानी ऐसा है। तो वो किस वजह से? इसी वजह से तो बढ़ रहा है। मानव की जैसे जैसे हस्तक्षेप हुआ, मतलब जैसे जैसे उसका क्या बोलते हैं, किसी मामले में हस्तक्षेप मतलब टांग अड़ाना, तो उससे क्या हुई, जो सब अपने आप निर्माण करने वाली प्रक्रियाएं थी, उनका जो प्राकृतिक चक्र है वो बदल गया। उदाहरण के लिए जैसे जल है, वो प्राकृतिक ढंग से शुद्ध होता था, लेकिन अब हमने क्या लगा दी, आरओ लगा दिए। और उसके जो प्राकृतिक ढंग से शुद्ध होता था तो उसकी एक क्या थी, प्रक्रिया थी। ठीक है। और उसमें वो जो प्रकृति है वो निश्चित टाइम भी लेती थी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम क्या है, हमने तो सब कुछ चेंज कर दिया और क्या लगा दिए, आरओ लगा दिए। और आरओ का जो पानी है वो भी बहुत, उसमें तो सारे एलिमेंट्स मर जाते हैं, जैसे जो पोषक तत्व तो हमें चाहिए भी होते हैं पानी से, वो भी मर जाते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है हमारे लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ठीक है। उसके अलावा जनसंख्या विस्फोट से जो औद्योगिकरण है, वो नगरीकरण है, इनसे जल, स्थल और वायु तो और बुरी तरह से वो हुए हैं। ठीक है। और प्रदूषण किसी भी रूप में हो, पर्यावरण की गुणवत्ता को तो खराब करता ही करता है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, स्थल प्रदूषण हो और वायु प्रदूषण हो। और इससे जो हमारा जैव मंडल है उस पर कुप्रभाव पड़ता है, और जिसे सबसे अंत में भुगतना मनुष्य को ही पड़ता है, और मनुष्य को ही ये बात समझनी होगी। सॉरी, आज आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम नहीं हो पाया, लेकिन ये भी जरूरी था आपके लिए समझना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कल कर लेंगे हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है। थैंक यू।